नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएसपीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ साइंस एवं टेक्नोलॉजी विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पर आधारित है और साथ में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग पर भी चर्चा करेंगे। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पे आने से पहले हम डीएनए की संरचना पर आ जाते हैं। पहले संरचना जान लेते हैं, फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को भी जान लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी शरीर में सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है, जो कि शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाती है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जो कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इस कोशिका की संरचना क्या होती है? इस कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के बाहर का जो पदार्थ होता है वह साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, राइबोसोम्स हो गए, उससे मतलब नहीं। ये केंद्रिका है, इससे हमको मतलब है। इसमें डीएनए पाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें छोटे छोटे ये फाइबर पाए जाते हैं जिसे क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। इसी क्रोमेटिन फाइबर में जब विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो यह डीएनए में परिवर्तित हो जाता है। आइए इसकी केंद्रक की संरचना जो ये है, इसे कहते हैं केंद्रक। तो ये केंद्रक की संरचना थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये मान लीजिए केंद्रक हो गया, इसके बीच में एक केंद्रिका पाई जाती है। ये केंद्रिका है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है और केंद्रिका के चारों ओर जो केंद्रक द्रव्य है, इसमें क्रोमेटिन फाइबर, ये देखिए इसके कहते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर में जब सेल डिवीजन होता है, जब इसमें विभाजन होता है, तो यह परिवर्तित हो जाती है डीएनए में। डीएनए क्या है? डीएनए एक ऐसी इकाई है जो कि माता पिता के लक्षणों को अपने संतानों में लेकर जाती है। माता पिता के जैसे चिन्ह होते हैं, जैसे चेहरे की समानता हो गई, आवाज में समानता हो गई, है ना, तो इस तरह की समानता डीएनए ही लेकर जाता है अपने संतानों में। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हम इसमें समझेंगे। अब डीएनए आ गया कोशिका में, हमने समझ लिया क्रोमेटिन फाइबर से डीएनए बना। अब डीएनए की संरचना की खोज की थी 1953 ईस्वी में वाटसन क्रिक ने की थी और विल्किंस महोदय के द्वारा की गई थी। 1953 ईस्वी का समय है। वाटसन और क्रिक महोदय और विल्किंस, वाटसन, क्रिक और विल्किंस महोदय के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। डीएनए एक डबल हेलिक्स मॉडल है। इसमें 2 हेलिक्स पाए जाते हैं। इसकी संरचना अगर देखी जाए डीएनए की, तो डबल हेलिक्स पाए जाते हैं। एक हेलिक्स ये है और एक हेलिक्स ये है, और यह किसी डबल हेलिक्स, ये जो डीएनए का आधार है, यह बना होता है शुगर और फास्फेट से, शुगर और फास्फेट से। और यहां पर जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, 2 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं, उसको चर्चा कर ले। नाइट्रोजनी बेस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरीन, दूसरा पिरीमिडीन। प्यूरीन के 2 भाग हैं और पिरीमिडीन के भी 2 भाग हैं। प्यूरीन है एडेनिन और ग्वानिन, और पिरीमिडीन है साइटोसिन और थाइमीन। साइटोसिन और थाइमीन क्या है? साइटोसिन और थाइमीन, THY। तो नाइट्रोजनी बेस प्यूरिन पिरीमिडीन है। यह नाइट्रोजनी बेस से जुड़ा हुआ होता है। क्या? इसके जो डबल हेलिक्स होते हैं वह जुड़े होते हैं नाइट्रोजनी बेस से। ये देखिए नाइट्रोजनी बेस का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो प्यूरिन और पिरीमिडीन से जुड़े होते हैं, इसमें क्या क्या है अभी बताते हैं। प्यूरिन में एडेनिन थाइमीन से जुड़ता है। ये देखिए एडेनिन है और ये थाइमीन से
डबल बॉन्ड से जुड़ता है, डबल बॉन्ड्स। इधर दूसरा अगर देखा जाए, ग्वानिन और साइटोसिन जुड़ते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन जुड़ते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। 3 मैंने लाइन लगाए हैं तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इधर डबल है तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। यह डीएनए की संरचना है, डबल हेलिक्स है, एक हेलिक्स यह है, दूसरा हेलिक्स यह है, दोनों जुड़ते हैं प्यूरिन प्रीमिडिन नाइट्रोजन बेस कहलाते हैं। यह डीएनए की संरचना हो गई। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर आते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी एलेक जेफ्रे महोदय के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? एलेक जेफ्रे। एलेक जेफ्रे यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कहे जाते हैं। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसे पीसीआर टेक्निक कहा जाता है। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक, अर्थात जो डीएनए प्राप्त किया गया है वह कम मात्रा में है, उसकी संख्या बढ़ाने के लिए चेन रिएक्शन होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट में। इसका उपयोग कैसे किया जाता है? इसका उपयोग यदि हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है, या फिर किसी बच्चे को उसके माता पिता की पहचान करवानी है कि यह किसके माता पिता का बच्चा है, तो यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से जाना जा सकता है। इसमें जब वारदात वाली जगह में खून, बाल, लार, वीर्य आदि को इकट्ठा करके उसके डीएनए निकाले जाते हैं, और डीएनए निकालने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है, जो कि पीसीआर तकनीक पर आधारित है। इसमें नदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग जैसी तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है। कौन सी तकनीक? नदर्न ब्लॉटिंग और सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए के पृथक्करण किया जाता है। डीएनए का पृथक करने के लिए सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग। अगर आरएनए का पृथक्करण करना है तो नदर्न ब्लॉटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया गया है? किसी हत्या, बलात्कार या फिर किसी बच्चे के वंशज का पता लगाने के लिए इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जा रहा है। अब आइए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमने जाना क्या होती है। इस फिंगरप्रिंटिंग में भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोफेसर लालजी कश्यप का नाम आता है। इनका भी योगदान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। लालजी कश्यप, प्रोफेसर लालजी कश्यप और जन्मदाता कहे जाते हैं एलेक जेफ्रे। इसका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आइए जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग पर। जेनेटिक इंजीनियरिंग अर्थात में आरडीएनए का प्रयोग किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब यह है कि किसी भी डीएनए में बाहरी जीन के प्रवेश करने के बाद उस डीएनए की संरचना में बदलाव आ जाता है। उस डीएनए की संरचना में बदलाव आने से वो ऐसे उत्पाद प्राप्त होते हैं जो मानव के अनुकूल हों, मानव को उपयोगी देते हों। जैसे कि अगर अधिक उत्पादन वाले वैरायटी उत्पादन करना है, जैसे गेहूं, चावल का अधिक उत्पादन करना है, तो उस जाति के पौधे के डीएनए में बदलाव किया जाता है। उसमें बाहरी जीन का प्रवेश करवा दिया जाता है। बाहरी जीन के प्रवेश से वह आरडीएनए बन जाता है। बाहरी जीन के प्रवेश करने से वह अधिक उत्पादन करने वाली फसल पैदा कर सकता है। तो हाई यील्ड वैरायटी के संबंध में भी हम देख सकते हैं आरडीएनए का प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन हम देख रहे थे। एप्लीकेशन में डीएनए की संरचना में परिवर्तन किया जाता है। जीन स्तर में जाकर बाहरी जीन के प्रवेश करने से ऐसे उत्पादों का निर्माण किया जाता है जो कि मानव के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होते हैं। अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं? पहला भी मैंने बता दिया, हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी हाई यील्ड वैरायटी
अर्थात अधिक उत्पादन करने वाले पौधों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं गेहूं का अधिक उत्पादन करना हो, चावल का अधिक उत्पादन करना हो, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम इस जीनी इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं रोग से लड़ने, सूखा से लड़ने और कीटनाशक से लड़ने वाले ऐसे पौधे जिसमें कीटनाशक का कोई प्रभाव ना पड़े, सूखा का कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसी वैरायटियों के निर्माण में भी हम जीनी इंजीनियरिंग के तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं बीटी कॉटन का नाम आता है इसमें, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजॉल, बीटी ब्रिंजॉल जेनेटिक मॉडिफाइड जीएम प्लांट कहे जाते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट कहे जाते हैं, जो कि बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजाल, बीटी मैज और का मक्का, यह सब जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट कहे जाते हैं। इसका क्या उपयोग होता है? इसमें जो बीटी होता है बैसिलस थुरिनजिएंसिस बैक्टीरिया पाया जाता है। इस बैक्टीरिया में क्राइजीन का प्रवेश किया जाता है। क्राइजीन के प्रवेश से करने से इन पौधों में जो पेस्टिसाइड होते हैं वह जब इस पर आक्रमण करते हैं तो वो मर जाते हैं। तो ऐसे पौधे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजॉल, बीटी मैज में इस बीटी का नाम है बैसिलस थुरिनजिएंसिस, थुरिनजिएंसिस यह बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया में एक जीन का प्रवेश किया जाता है जिसे कहते हैं क्या? क्राइजीन। क्राइजीन का नाम है क्रिस्टलाइन, क्या नाम है क्राइजीन का? क्रिस्टलीन प्रोटीन, जो कि पॉइजनस होता है। क्राइजीन क्रिस्टलीन प्रोटीन होता है जिसमें पॉइजन होता है। जब कोई भी बाहरी पेस्टिसाइड, वो बाहरी जानवर इन पौधों पर आक्रमण करता है तो इस क्राइजीन की उपस्थिति में वह मर जाता है और पौधे की सुरक्षा होती है। तो बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजाल पर तो काफी प्रयोग हुआ है, इस पर वाणिज्यिक उत्पादन भी हुआ है। वहीं बीटी मेज पे अमेरिका में भी उत्पादन हुआ है। बीटी ब्रिंजाल के एक अनुप्रयोग, इस अनुप्रयोग में यह घाटा है इससे कि लीवर और किडनी फेलियर की भी समस्याएं हो सकती हैं। तो इस उपयोग को देखते हुए इस पर रोक लगाई गई है सरकार के द्वारा, विदेशी सरकार के द्वारा इस पर रोक लगाई गई है। इसके हेल्थ में पड़ने वाले प्रभाव के द्वारा इस पर रोक लगाई गई है। वहीं इसके मेडिकल क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रभाव क्या हो सकता है? एंटी रेबीज वैक्सीन का निर्माण किया गया जिसे रेबीप्योर कहा जाता है। मेडिकल के क्षेत्र में रेबीप्योर एक एंटी रेबीज वैक्सीन है। यह रेबीप्योर क्या है? यह एंटी रेबीज वैक्सीन है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोग द्वारा बनाया गया है। वहीं एक बैक्टीरिया पाया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया से इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। एसर्सिया कोलाई कहा जाता है, यह बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम क्या बनाते हैं? इंसुलिन का प्रयोग करते हैं, इंसुलिन का निर्माण करते हैं। यह इंसुलिन इसका उपयोग है, इसका उपयोग डायबिटीज मेलाइटिस रोग में किया जाता है। तो ई कोलाई। वहीं हेपेटाइटिस बी पर आते हैं। हेपेटाइटिस बी एक रोग है जो कि लीवर से संबंधित है। हेपेटाइटिस बी रोग के उपचार के लिए एक वैक्सीन का निर्माण किया गया जिसे गुनी कहा गया है। गुनी यह इंडियन नाम है, यह वैक्सीन है। गुनी क्या है? GUNI वैक्सीन है जो कि हेपेटाइटिस बी के उपचार के लिए यूज किया जाता है। हेपेटाइटिस बी लीवर से संबंधित बीमारी है। यह बीमारी कंटेमिनेटेड ब्लड के चढ़ाने से, दूषित रक्त आधान करने से यह बीमारी हो सकती है। तो यह गुनी वैक्सीन जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाई गई है। वहीं इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन एक प्रोटीन होती हैं जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इंटरफेरॉन
यह जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाई जाती हैं। वहीं साल्क वैक्सीन, जिसे ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है, साल्क वैक्सीन के निर्माण में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। साल्क वैक्सीन अर्थात ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे साल्क महोदय के द्वारा बनाया गया था, साल्क के द्वारा बनाया गया था, साल्क वैक्सीन कहा जाता है। इसको बनाने में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया था। वहीं इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में दही के निर्माण, जैसे मट्ठा है, इसके निर्माण में, शराब के निर्माण में बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से शराब का निर्माण, बियर का निर्माण किया जाता है, दही का निर्माण किया जाता है, कर्ड का निर्माण किया जाता है। यह सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से किया जाता है। वहीं एंटीबायोटिक के निर्माण में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक के निर्माण में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। इन्वायरमेंट का एप्लीकेशन देखना जरूरी है, जो कि हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के रूप में देखना पड़ता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम का प्रयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में एक विशेष नाम आता है भारतीय आनंद मोहन चक्रवर्ती, एसटीपी अर्थात सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है। आनंद मोहन चक्रवर्ती इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। आनंद मोहन चक्रवर्ती सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संबंध में प्रसिद्ध है। इंडस्ट्रियल उपयोग है इसका। सीवेज ट्रीटमेंट में जो सीवेज होता है उसको अलग कर दिया जाता है और पानी को शुद्ध करके फिर नदियों में डाल दिया जाता है। सीवेज का जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उसका अलग निस्तारण किया जाता है। तो इसमें भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है। वहीं एक महत्वपूर्ण उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, जिसका प्रयोग हमने अभी देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।